यमुना नदी के किनारे बसा रामपुर गांव एक गरीब इलाका था जहां कमला ने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी। उसका छोटा सा पुराना घर सब्जियों की क्यारियों और घने पुराने बांस के पेड़ों के बीच छिपा हुआ था। कमला बहुत पहले ही विधवा हो गई थी और उसने अकेले ही अपने इकलौते बेटे रमेश को पाला पोसा था। रमेश ही उसका गर्व था, उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा। जब रमेश छोटा था तब से ही कमला ने दिन रात मेहनत की, कभी धान के खेतों में काम किया तो कभी किराए पर चटाई बुनी, सिर्फ इसलिए ताकि उसका बेटा ठीक से पढ़ लिख सके। लेकिन एक गरीब महिला की जिंदगी में चाहे कितनी भी कोशिश कर लो, किस्मत के अन्याय से बचना मुश्किल होता है। रमेश अपनी माँ के चुपचाप किए गए त्याग के बीच बड़ा हुआ, लेकिन वह बचपन से ही शांत स्वभाव का था और दूसरों से आसानी से प्रभावित हो जाता था। कमला हमेशा अपने बेटे के भविष्य को लेकर चिंतित रहती थी। समय बीतता गया और कमला ने देखा कि रमेश शादी की उम्र का हो गया है, लेकिन अभी भी अकेला है। गांव के लगभग सभी नौजवानों की शादी हो चुकी थी, सिर्फ रमेश ही अकेला बचा था। उसने पड़ोसियों की कानाफूसी सुनी कि उसका घर इतना गरीब है कि कोई भी लड़की बहू बनकर नहीं आना चाहती। ये सुनकर उसे बहुत दुख हुआ। फिर उसने अपने बेटे के लिए रिश्ता ढूंढने का फैसला किया। गांव की एक मैचमेकर के जरिए कमला सबको रीता के बारे में पता चला, जो पास के गांव की एक लड़की थी। रीता बहुत सुंदर और तेज तर्रार थी, लेकिन लगभग 30 साल की होने के बावजूद उसकी शादी नहीं हुई थी। कमला जानती थी कि रीता के परिवार को उसकी गरीबी पसंद नहीं आएगी, फिर भी उसने अपनी थोड़ी बहुत जमा पूंजी लेकर हिम्मत करके रिश्ता पक्का करने चली गई। रीता को पहले तो कोई दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन मैचमेकर और परिवार के समझाने पर आखिरकार वह रमेश से शादी करने के लिए तैयार हो गई। शादी बहुत सादगी से हुई ना, कोई बैंड बाजा न कोई धूमधाम, बस पड़ोसियों के लिए कुछ थालियां खाने की थीं। लेकिन कमला के लिए यह उसकी जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। उसने सोचा था कि अब घर में बच्चों की हंसी गूंजेगी और बुढ़ापे में उसे सहारा मिलेगा। हालांकि शादी के बाद की जिंदगी वैसी नहीं थी जैसा कमला ने सपना देखा था। रीता ने बहू बनकर आने के बाद अपनी गरीब सास के प्रति अपनी नाराजगी नहीं छिपाई। उसे लगता था कि यह घर बहुत तंग है और यहाँ की जिंदगी बहुत गरीबी भरी है, जो उसके लायक नहीं है। रीता अक्सर ठंडा व्यवहार करती और ताने मारती। ये घर इतना छोटा और तंग है कि सांस लेना भी मुश्किल है। माँ, आपको यहाँ रहने में परेशानी नहीं होती। ये बातें कमला के दिल में छुरी की तरह चुभती थीं, लेकिन वह सिर्फ जबरदस्ती मुस्कुरा देती और बात को बढ़ाना नहीं चाहती थी। रमेश ये सब देखता था, लेकिन उसमें अपनी माँ का पक्ष लेने की हिम्मत नहीं थी। बचपन से ही रमेश कमजोर स्वभाव का आदी था और अब वह पूरी तरह से अपनी पत्नी के नियंत्रण में था। रीता ने रमेश को एक अल्टीमेटम देना शुरू कर दिया कि अगर वह अपनी माँ को घर से बाहर नहीं निकालेगा तो वह उसे छोड़कर चली जाएगी और कभी बच्चे को जन्म नहीं देगी। रमेश उलझन में था कि क्या करे। वह अपनी पत्नी से प्यार करता था, लेकिन अपनी माँ से भी उसे हमदर्दी थी। अंत में उसने चुप रहना चुना। रीता सिर्फ धमकियों पर ही नहीं रुकी, वह लगातार ताने मारती और दबाव बनाती रही, जिससे कमला को लगने लगा कि वह एक बोझ है। एक बार उसने सुना कि रीता रमेश से कह रही है, आप अपनी माँ को यहीं रखिए और पूरी जिंदगी बच्चे का मुंह देखने की उम्मीद छोड़ दीजिए। मैं इस तरह नहीं रह सकती कि सास भूत की तरह घर में घूमती रहे। कमला समझ गई कि अगर वह यहाँ रही तो उसके बेटे की खुशी अधूरी रह जाएगी। एक रात कमला ने घर छोड़ने का फैसला किया। उसने धीरे धीरे अपना सामान बांधा, जिसमें सिर्फ कुछ पुराने कपड़े, थोड़े से पैसे और वह घिसा हुआ ऊनी शॉल था जो रमेश ने कभी उसे दिया था।
आखिरी बार अपने घर को देखते हुए उसकी आंखें भर आईं। यह घर उसने अपनी मेहनत और आंसुओं से बनाया था और अब उसे इसे चुपचाप छोड़ना पड़ रहा था। रमेश दरवाजे पर खड़ा कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी हिम्मत नहीं हुई। रीता उसके पीछे हाथ बांधकर खड़ी थी। उसकी आंखों में एक ठंडी चमक थी, जैसे वह उसे जल्दी जाने के लिए कह रही हो। बेटा, तुम लोग अच्छे से रहना, मैं जा रही हूँ, मेरी चिंता मत करना, कमला ने अपने बेटे से कहा। उसकी आवाज़ रात की हवा में कांप रही थी। रमेश ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। कमला की परछाई धीरे धीरे धुंध में खो गई। पीछे सिर्फ उसकी घिसी हुई रबर की चप्पलों की जमीन पर घिसटने की धीमी आवाज रह गई। उस रात कमला बस चलती रही। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है। आगे का रास्ता घने अंधेरे में डूबा हुआ था, लेकिन उसके पास कोई और विकल्प नहीं था। उसके पैर कांप रहे थे। वो चलते चलते रो रही थी। उसे लगा जैसे उसका दिल टूट गया है, लेकिन उसने खुद से कहा कि उसे अपने बेटे के लिए मजबूत रहना होगा। वह सब कुछ सहने को तैयार थी। जब सुबह होने वाली थी तो वह थककर सड़क के किनारे एक खेत की मेड़ पर बैठ गई। उसने धीरे धीरे उजाले होते आसमान की ओर देखा। उसका दिल भारी था। यह एक ऐसे सफ़र की शुरुआत थी जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की थी। दूर उस छोटे से घर में रीता ने राहत की सांस ली। अब गरीब सांस नहीं थी। रीता ने सोचा कि अब उसकी जिंदगी आसान हो जाएगी, लेकिन रमेश सो नहीं सका। वह चुपचाप बिस्तर के कोने में बैठा उस अंधेरे रास्ते की ओर देख रहा था जहां से उसकी मां गई थी। उसका दिल पछतावे से भरा था, लेकिन उसकी कायरता ने उसे अपनी मां को रोकने नहीं दिया। उस रात एक बूढ़ी परछाई उस छोटे से गांव से निकली, अपने साथ बहुत सारा दर्द लेकर, एक ऐसे सफर पर जिसका कोई ठिकाना नहीं था। कमला ने घिसी हुई रबर की चप्पलों और उत्तर भारत की कड़ाके की ठंड में कांपते कंधों के साथ गांव छोड़ दिया। उसे नहीं पता था कि कहाँ जाना है या क्या करना है, लेकिन उसने खुद से कहा कि वह वापस नहीं जा सकती, क्योंकि ऐसा करने से उसके बेटे के परिवार में और भी मुश्किलें बढ़ेंगी। लंबी सुनसान सड़क पर चलते हुए वह सुबह सुबह एक छोटे से कस्बे के बाजार में रुकी। भूख के मारे वह एक ठेले के पास गिर पड़ी। ठेले वाले ने उसे दया भरी नजरों से देखा और उसे एक छोटा सा पकौड़ा दिया। कमला ने उसे बहुत धन्यवाद दिया और जिंदगी की इस ठंडक के बीच थोड़ी सी राहत महसूस की। घर छोड़ने के पहले दिन कमला के मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, रात गुजारने के लिए कोई जगह ढूंढना। वह चलती रही, धान के खेतों और धूल भरी कच्ची सड़कों से गुजरती रही जब तक कि सूरज डूब नहीं गया। रात होने पर उसे नदी के किनारे एक पुराना पुल मिला, जहां लोग फसल के मौसम में आराम करने के लिए छोटी छोटी झोपड़ियां बना लेते थे। वह जमीन पर बैठ गई और अपना पुराना ऊनी शॉल ओढ़ लिया, लेकिन ठंड फिर भी उसके कपड़ों से होकर हड्डियों तक पहुंच रही थी। उस रात वह सो नहीं सकी। उसके दिमाग में सिर्फ अपने पुराने घर, रमेश और रीता की ठंडी नज़रों की तस्वीरें घूम रही थीं। जब भी वह यह सोचती, उसका दिल दर्द से भर जाता। अगले कुछ दिनों तक कमला पास के बाजारों में कबाड़ बीनकर और भीख मांगकर गुजारा करती रही। उसने अपने आसपास के लोगों की घृणा भरी निगाहों को महसूस किया, लेकिन कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सिर झुकाए रहती। एक बार जब वह पुल के नीचे बैठी थी, उसने एक 6-7 साल के बच्चे को रोते हुए देखा जो खो गया था। वह उसके पास गई, प्यार से पूछा और उसे उसके माता पिता तक ले गई जो उसे ढूंढ रहे थे। बदले में उसे एक रोटी और पानी की एक छोटी बोतल मिली। ये एक छोटी सी घटना थी, लेकिन इससे उसे लगा कि इस दुनिया में अभी भी उसकी कोई कीमत है। पुल के नीचे 1 महीना बिताने के बाद उसे एहसास हुआ
कि वह यहाँ ज्यादा दिन नहीं टिक सकती। कड़ाके की ठंड में उसकी खांसी और बढ़ गई थी और वह बहुत दुबली हो गई थी। एक दिन उसने शहर जाने का फैसला किया, जहां उसे लगा कि उसे कोई काम मिल सकता है। उसे नहीं पता था कि शहर का रास्ता कैसा होगा, लेकिन उसके दुबले पतले पैर चलते रहे। चाहे वह कितनी भी थक जाए, वह रुकी नहीं। उसने खुद से कहा कि उसकी जिंदगी पहले ही दुख के चरम पर पहुंच चुकी है, अब और क्या बुरा हो सकता है। शहर में पहला कदम रखते ही वह गाड़ियों से भरी सड़कों, ऊंची ऊंची इमारतों और चकाचौंध रोशनी से हैरान रह गई। यह सब उस गरीब गांव से बहुत अलग था जहां उसने अपनी पूरी जिंदगी बिताई थी, लेकिन यह शान शौकत उसके लिए नहीं थी। वह फुटपाथ के किनारे खड़ी होकर तेजी से गुजरते लोगों की भीड़ को देखती रही। किसी ने भी उस फटेहाल बूढ़ी औरत पर ध्यान नहीं दिया। रात में उसने एक फ्लाईओवर के नीचे सोने के लिए एक कोना ढूंढ लिया। नदी से आने वाली ठंडी हवाओं ने उसे कंपा दिया, लेकिन उसने शिकायत करने की हिम्मत नहीं की, क्योंकि वह जानती थी कि उसके पास सहारा देने वाला कोई नहीं है। अगले दिन सड़क पर चलते हुए उसने एक बूढ़े आदमी को शकरकंदी भूनकर बेचते हुए देखा। शकरकंदी की खुशबू से वह खुद को रोक नहीं पाई और पास चली गई। बूढ़े आदमी ने उसे कुछ देर देखा और पूछा, तुम कहाँ से आई हो? इतनी परेशान क्यों लग रही हो? कमला ने अपनी कहानी संक्षेप में बताई। सुनकर बूढ़ा आदमी कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, अगर भूख से नहीं मरना चाहती हो तो जीना सीखो। मैं तुम्हें शकरकंदी भूनकर बेचना सिखाऊंगा। ये भीख मांगने से बेहतर है। कमला ने हैरानी से उसे देखा, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की एक किरण जगी। महीनों की भटकन के बाद यह पहली बार था जब उसे लगा कि कोई सच में उसकी मदद करना चाहता है। अगले कुछ दिनों तक वह बूढ़े आदमी से शकरकंदी चुनना, आग जलाना और उसे स्वादिष्ट बनाने का तरीका सीखती रही। वह उसे थोक बाजार भी ले गया ताकि वह सस्ते में कोयला और शकरकंदी खरीद सके, और फिर उसे एक पुराना भुट्टे का ठेला खरीदने के लिए कुछ पैसे उधार दिए। उसने कमला से कहा, मेहनत करो तुम जी लोगी, लेकिन याद रखना बचत करना सीखना होगा। यह सलाह उसने अपने दिल में बसा ली। उसने अपना शकरकंदी का ठेला लेकर गलियों में घूमना शुरू कर दिया। सुबह से लेकर देर रात तक एक एक पैसा कमाने की कोशिश करती। यह मुश्किल था, लेकिन उसे लगा कि वह एक उपयोगी जीवन जी रही है। जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर आने लगी, लेकिन हमेशा आसान नहीं थी। उस साल सर्दियों में कड़ाके की ठंड और लगातार रिमझिम बारिश हो रही थी। कमला को 3 फटे हुए कपड़े एक के ऊपर एक पहनने पड़ते थे, लेकिन ठंड फिर भी उसे भेद जाती थी, जिससे वह कई रातें सो नहीं पाती थी। एक बार वह थकान के कारण अपने ठेले के पास बेहोश हो गई। कुछ राहगीरों ने एम्बुलेंस बुलाई और उसे अस्पताल में भर्ती कराया। होश आने पर वह बहुत आभारी महसूस कर रही थी, लेकिन वह किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती थी। उसी रात वह अस्पताल से भाग गई और अपने काम पर वापस लौट आई। धीरे धीरे वह उन गलियों में एक जाना पहचाना चेहरा बन गई जहां वह अक्सर अपना ठेला लगाती थी। स्थानीय लोग, खासकर दफ्तर के कर्मचारी, अक्सर उससे शकरकंदी खरीदने आते थे। वे उसकी सादगी और मेहनत की सराहना करते थे और कभी कभी ज़्यादा खरीद लेते थे ताकि उसका सामान जल्दी बिक जाए। कुछ लोगों ने उसे ज़्यादा आराम करने की सलाह दी, लेकिन वह सिर्फ मुस्कुराकर कहती, मैं बूढ़ी हूँ, लेकिन जब तक हिम्मत है तब तक काम करूँगी। खाली बैठने से मेरा मन नहीं लगता। कमला के भटकने के दिन इसी तरह कठिनाइयों और मेहनत से गुजरते रहे, लेकिन उसके दिल में उम्मीद की लौ जलती रही। उसने जिंदगी को दोष नहीं दिया, न ही अपने बेटे या बहू को। वह हमेशा सोचती थी कि हर किसी का अपना दुख होता है, बस अच्छा जीवन जीना ही काफ़ी है। उसकी ज़िंदगी भले ही सादी थी, लेकिन उसकी हिम्मत ने उसे सबसे मुश्किल दिनों से गुजरने में मदद की।
उसे नहीं पता था कि वह जो कर रही है वह उसकी जिंदगी में एक नया आश्चर्यजनक अध्याय खोलेगा। समय चुपचाप बीतता गया। कमला के भटकने के दिन अब कम कठोर हो गए थे। उसकी मेहनत और आशावादी भावना के कारण उसने शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में धीरे धीरे अपनी एक छोटी सी जगह बना ली थी। उसका शकरकंदी का ठेला न केवल उस छोटी सी गली में एक जाना पहचाना चेहरा बन गया था, बल्कि उसे एक स्थिर आय भी दे रहा था। अब उसे शुरुआती दिनों की तरह भूखा नहीं रहना पड़ता था और इससे उसके मन को शांति मिली। जिंदगी अभी भी मुश्किल थी, लेकिन कमला ने बचत करने की आदत बना रखी थी। हर दिन शकरकंदी बेचने के बाद वह एक एक पैसा इकट्ठा करके एक पुराने लोहे के डिब्बे में डाल देती थी। ये उसका खजाना था, जिसे वह बीमारी या भविष्य के लिए बचा रही थी। वह कभी फिजूल खर्ची नहीं करती थी और न ही कभी गैर जरूरी चीजें खरीदती थी। उसका पुराना ऊनी स्वेटर और सालों पुरानी घिसी हुई चप्पलें वह अभी भी इस्तेमाल करती थी। उसके लिए जो कुछ भी उसके पास था वह काफी था। एक दिन एक अप्रत्याशित घटना घटी जिसने उसकी जिंदगी बदल दी। एक सुबह हमेशा की तरह कमला अपना शकरकंदी का ठेला लेकर अपनी जानी पहचानी गली के कोने में पहुंची। उस दिन बहुत ठंड थी। हवा उसके कपड़ों से होकर उसे कंपा रही थी। जब वह आग जलाकर शकरकंदी भून रही थी, उसने देखा कि कुछ छोटे बच्चे बड़ी सड़क के पास खेल रहे हैं। उनमें से एक लगभग 6 साल की एक बच्ची गेंद के पीछे भागते हुए गाड़ियों की भीड़ पर ध्यान नहीं दे रही थी। जब तक कमला को इसका एहसास हुआ, एक ट्रक तेजी से पास आ गया था। बिना सोचे समझे उसने हाथ में पकड़ा हुआ लोहे का क्लैंप फेंका और बच्चे को गले लगाकर फुटपाथ की ओर खींच लिया। दोनों गिर गए, लेकिन सौभाग्य से किसी को चोट नहीं आई। आसपास के लोग मदद के लिए जमा हो गए और बच्ची के माता पिता, एक अधेड़ उम्र का जोड़ा, घबराकर दौड़े आए। अपनी बेटी को सुरक्षित देखकर वे भावुक हो गए और कमला को बार बार धन्यवाद दिया। कमला ने सिर्फ मुस्कुराते हुए कहा कि यह ऐसा काम है जो किसी को भी करना चाहिए, लेकिन उसके इस साहसी काम ने उस जोड़े पर गहरा प्रभाव डाला। उन्होंने अपना परिचय शहर की एक बड़ी रेस्टोरेंट चेन के मालिकों के रूप में दिया और कमला की मदद करने की पेशकश की। पहले तो कमला ने मना कर दिया, यह कहते हुए कि वह सादा जीवन जीने की आदी है और उसे किसी की मदद की ज़रूरत नहीं है। लेकिन उनकी ईमानदारी के सामने वह आखिरकार मान गई। उस जोड़े की मदद से कमला को शहर के केंद्र के पास एक बाजार में एक छोटा सा कोना किराए पर मिल गया, जहां उसने शकरकंदी बेचने का एक स्टॉल खोला। अब उसके ग्राहक सिर्फ राहगीर नहीं थे, बल्कि लोग उसकी नेकदिल दादी की प्रसिद्धि सुनकर आने लगे थे। उस छोटे से कोने से उसने अपना स्टॉल बढ़ाया और भुट्टे, समोसे और सर्दियों में गर्म चाय भी बेचना शुरू कर दिया। हर चीज़ में एक सादा देहाती स्वाद था, लेकिन लोग उसमें उसकी ईमानदारी और गर्मजोशी महसूस करते थे। कमला का छोटा सा स्टॉल दिन ब दिन और भी लोकप्रिय होता गया। कई लोग उसके हाथ से बने सादे व्यंजनों को खरीदने के लिए कतार में खड़े रहते थे। जैसे जैसे उसका काम बढ़ा, उसने मदद दाते के लिए कुछ लोगों को काम पर रख लिया। फिर भी उसने हर सुबह खुद शकरकंदी भूनने की आदत नहीं छोड़ी, जैसे कि खुद को याद दिलाना हो कि आज उसके पास जो कुछ भी है वह एक छोटे से शकरकंदी के ठेले से शुरू हुआ था। कुछ ही सालों में कमला ने एक अच्छी खासी रकम जमा कर ली थी। एक दिन वह बैंक में बचत जमा करने गई। वहां के कर्मचारी ने जब उस सादे कपड़े पहने बूढ़ी औरत को इतनी बड़ी रकम लाते देखा तो वे हैरान रह गए। लेकिन कमला के लिए यह पैसा खर्च करने के लिए नहीं, बल्कि उन लोगों की मदद करने के लिए था जो कभी उसकी तरह थे। उसने एक
छोटा सा चैरिटी फंड शुरू किया जो बेसहारा बुजुर्गों और अनाथ बच्चों की मदद करता था, जिन्हें वह अक्सर सड़क पर देखती थी। वह अपने जैसे फेरी वालों की मदद करना भी नहीं भूली, क्योंकि वह उनकी मेहनत को अच्छी तरह समझती थी। सादा जीवन जीने के बावजूद कमला ने सीखना कभी बंद नहीं किया। उसने नए व्यंजन बनाना सीखा, अपने परिचितों से वित्तीय प्रबंधन सीखा और हमेशा सीखने के लिए तैयार रहती थी। एक गरीब बूढ़ी औरत से वह अब जीवन शक्ति का एक प्रतीक बन गई थी, जिसे मोहल्ले के सभी लोग सम्मान देते थे। स्थानीय अखबारों ने भी उसके बारे में लिखा, उसे दयालु महिला कहा। फिर भी कमला कभी अपनी जड़ों को नहीं भूली। जब भी वह अपनी बचत को देखती, उसे रामपुर गांव का छोटा सा घर, उसका बेटा रमेश और बहू रीता याद आते। वह उनसे नाराज नहीं थी, लेकिन वापस जाने का भी उसका कोई इरादा नहीं था। उसने खुद से कहा कि अगर किस्मत उसे यहाँ ले आई है तो वह वर्तमान में पूरी तरह से जिएगी, बिना किसी बोझ के। समय बीतता गया और कमला की कहानी दूर दूर तक फैल गई। रामपुर गांव में लोग कानाफूसी करने लगे कि कमला अब सफल हो गई है। कुछ ने तो ये भी कहा कि वह अब एक बड़ी संपत्ति की मालकिन है, लेकिन कमला के लिए सबसे बड़ी संपत्ति बैंक में जमा पैसा नहीं, बल्कि वे आध्यात्मिक मूल्य थे जो उसने बनाए थे। वह समझ गई थी कि एक सार्थक जीवन जीना दिखावटी चीज़ों के मालिक होने से कहीं ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक शाम जब वह अपने स्टॉल पर बैठकर लोगों की भीड़ को देख रही थी, कमला मुस्कुराई। उसने अपने सफ़र के बारे में सोचा। एक गरीब औरत जिसे घर से निकाल दिया गया था, से लेकर एक ऐसी महिला बनने तक जिसे सभी सम्मान और प्यार करते थे। उसे कोई पछतावा या गुस्सा महसूस नहीं हुआ। उसके लिए हर कठिनाई एक सबक थी और हर व्यक्ति जिससे वह मिली थी, उसने उसे अनमोल अवसर दिए थे। अब उसे पहले से कहीं ज्यादा मन की शांति महसूस हो रही थी, जैसे कि आखिरकार उसे वह जगह मिल गई हो जहां वह वास्तव में थी। कमला के बारे में खबर, जो कभी एक गरीब महिला थी और अब शहर में सफल हो गई थी, धीरे धीरे उसके गांव तक पहुंच गई। ये कहानी रमेश और रीता तक अप्रत्याशित रूप से पहुंची जब उनका 10 साल का बेटा स्कूल से एक दिलचस्प कहानी लेकर आया। बच्चे ने मासूमियत से कहा, पापा मम्मी दादी अखबार में आई हैं। टीचर कह रही थीं कि वह शहर में रहती हैं और बहुत अमीर हैं। उनका एक मशहूर रेस्टोरेंट भी है। रमेश और रीता अपने बेटे की बात सुनकर सन्न रह गए। उन्होंने एक दूसरे को देखा, मन में संदेह भरा था। रीता को विश्वास नहीं हुआ कि जिस सास को उसने खाली हाथ घर से निकाला था, वह अब इतनी अमीर हो सकती है। उसने अपने बातों के ताल के तीन में आथा संदेह बेटे से पूछा, तुम्हें यह किसने बताया? क्या तुम्हें यकीन है कि वह दादी ही हैं? बच्चे ने जल्दी से जवाब दिया, हाँ, हमारे गांव के सरपंच अभी शहर से लौटे हैं। उन्होंने टीचर को बताया। उन्होंने यह भी कहा कि दादी का रेस्टोरेंट बहुत चलता है और उन्होंने करोड़ों रुपए कमाए हैं। ये जवाब रीता के लिए एक बिजली के झटके जैसा था। उसने तुरंत रमेश को सरपंच के घर ले जाकर सच्चाई का पता लगाने के लिए कहा। सरपंच ने पुष्टि की कि वह वास्तव में शहर में कमला से मिले थे। उन्होंने बताया कि वह न केवल अच्छी तरह से जी रही है, बल्कि बहुत सम्मानित भी है, क्योंकि उसने कई गरीब लोगों की मदद की है। उन्होंने जोर देकर कहा, आपकी माँ एक बहुत ही काबिल महिला है। अब उसने एक बड़ी संपत्ति जमा कर ली है। मैंने सुना है कि उसके बैंक में 2 करोड़ रुपए से ज्यादा हैं। इस पुष्टि ने रीता को हैरान कर दिया। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि जिस महिला को उसने कभी तुच्छ समझा और घर से निकाल दिया, वह अब इतनी अमीर हो गई है। उसके दिमाग में पहला विचार यह आया कि कमला को कैसे वापस लाया जाए,
ताकि वह अपनी संपत्ति परिवार के साथ साझा करे। उसने रमेश की ओर मुड़कर बनावटी पछतावे के साथ कहा, देखा आपने, माँ सच में कितनी काबिल है। हम उन्हें ऐसे अकेले नहीं छोड़ सकते। आपको माँ को वापस लाना होगा ताकि वह अपने बच्चों और पोते के साथ रह सकें। अगर उन्हें किसी मदद की ज़रूरत होगी तो हम भी पास रहेंगे। रमेश लंबे समय से अपने दिल में पछतावा लिए जी रहा था। उसने बस हाँ में सिर हिला दिया। अगली सुबह दोनों पति पत्नी गांव से कुछ तोहफे लेकर शहर के लिए निकल पड़े, इस उम्मीद में कि वे कमला का दिल जीत लेंगे। रीता लगातार रमेश को उकसा रही थी कि वह माँ से माफ़ी मांगे, अपनी पिछली गलतियों को स्वीकार करे ताकि वह भावुक होकर उन्हें माफ़ कर दे। जब वे पहुंचे तो उन्होंने बताए गए पते पर कमला का रेस्टोरेंट ढूंढ लिया। रेस्टोरेंट एक भीड़ भाड़ वाली गली के कोने में था, साफ सुथरा और व्यवस्थित, जिस पर एक साधारण सा बोर्ड लगा था, माँ का ढाबा। ग्राहकों की भीड़ थी और हंसी मजाक की आवाज़ें गूंज रही थीं। बाहर खड़े होकर रीता और रमेश को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। जो महिला काउंटर के पीछे खड़ी होकर तेजी से सुनहरी शकरकंदियां भून रही थी, वह कमला ही थी। वह पहले से दुबली हो गई थी। उसके बाल पूरी तरह से सफ़ेद हो गए थे, लेकिन उसकी आंखों में एक शांत और जीवंत चमक थी। रीता और रमेश कुछ देर तक वहीं खड़े रहे, समझ नहीं पा रहे थे कि क्या कहें। आखिरकार रमेश आगे बढ़ा और धीरे से पुकारा, माँ, मैं आया हूं। कमला ने ऊपर देखा। उसकी आंखों में एक पल के लिए आश्चर्य था, लेकिन उसने ज्यादा हैरानी नहीं दिखाई। उसने अपने बेटे और बहू को देखा और कुछ नहीं कहा, बस धीरे से पूछा, तुम लोग यहाँ कैसे आए? कोई काम था? रीता ने जल्दी से मीठी आवाज में कहा, माँ, आप बहुत दिनों से गांव नहीं आई। हम आपके लिए बहुत चिंतित थे। आपने बहुत मेहनत कर ली है। अब हमारे साथ घर चलिए। आपको अब काम करने की ज़रूरत नहीं है। कमला ने रीता को देखा। उसकी गहरी आंखें जैसे सामने वाले व्यक्ति के दिल को पढ़ रही थीं। वह अपनी बहू में को अब एक प्रिय टव मैताजार अरियत्रा को साफ टव अवर काम करने की के असली इरादे को जानती थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। बस फीकी मुस्कान के साथ बोली, तुम लोगों का धन्यवाद कि मेरी चिंता की, लेकिन मुझे यहाँ रहने की आदत हो गई है। जब तक हिम्मत है मैं काम करूँगी। किसी को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। रीता ने और मनाने की कोशिश की, माँ, हम सच में आपको घर ले जाना चाहते हैं। पहले हमसे गलती हुई, लेकिन अब हम बदल गए हैं। हमें आपकी देखभाल करने का मौका दीजिए। लेकिन कमला ने कोई जवाब नहीं दिया। वह चुपचाप अंदर चली गई और अपने काम में लग गई, पति पत्नी को हैरान छोड़कर। उस शाम दुकान बंद होने के बाद कमला ने दोनों को अंदर बैठने और बात करने के लिए बुलाया। रमेश अपने आंसू नहीं रोक सका। उसने अपनी माँ का हाथ कसकर पकड़ लिया और गैन गाओ बोला, माँ, मुझे माफ़ कर दो। उस दिन मैं बहुत नालायक था जो आपको रोक नहीं पाया। मैं जानता हूँ कि मैं गलत था माँ, मुझे माफ़ कर दो। ये शब्द सुनकर कमला ने बस धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, मैंने तुम्हें कभी दोष नहीं दिया बेटा। हर किसी का अपना रास्ता होता है। मैं अपने रास्ते पर चली और तुम अपनी जिंदगी जियो। रीता पास में बैठी बेचैन हो रही थी। उसने पूछा, माँ, सुना है आपने बहुत पैसे बचाए हैं। आपका क्या इरादा है, या आप हमें संभालने के लिए दे दीजिए। इस सवाल ने कमला को कुछ देर के लिए चुप कर दिया। फिर वह उठी, अपने लिए एक कप चाय डाली और गहरी आवाज़ों में बोली, मैंने जो भी संपत्ति जमा की है उसे मैंने उस काम में लगा दिया है जो मुझे सबसे ज़्यादा सार्थक लगा। मैंने सब कुछ एक चैरिटी फंड में दान कर दिया है जो गरीब लोगों की मदद करता है। मैंने अपने लिए पैसा भी नहीं रखा। उसकी बात रीता पर एक ठंडे पानी के छींटे की तरह पड़ी। वह स्तब्ध थी। उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। माँ, आपने सब कुछ दे दिया।
आपने हमारे बारे में क्यों नहीं सोचा? हमें भी पैसों की बहुत ज़रूरत है। कमला ने रीता को शांत लेकिन गहरी नज़रों से देखा। मैंने सोचा था पैसा खो सकता है, लेकिन इंसानियत नहीं। मैंने जो किया है वह उस जिंदगी का कर्ज चुकाने के लिए किया है जिसने मुझे फिर से जीने का मौका दिया। जहाँ तक तुम लोगों की बात है, मुझे विश्वास है कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम अपना ख्याल खुद रख सकते हो। मुझ पर निर्भर मत रहो। रीता चुपचाप बैठी रही। उसका चेहरा पीला पड़ गया। रमेश ने सिर झुका लिया और कुछ नहीं बोला। उस छोटे से कमरे में कहे गए शब्दों से माहौल भारी हो गया था। कमला ने एक लंबी सांस ली और कहा, मैं तुम लोगों को उस दिन के लिए दोष नहीं देती, लेकिन याद रखना, इस दुनिया में अगर तुम अपने माता पिता का सम्मान नहीं करते तो तुम कभी खुश नहीं रह सकते। अब तुम लोग जाओ और अच्छी तरह से जियो। यही सबसे बड़ा तोहफा है जो तुम मुझे दे सकते हो। अगले दिन रमेश और रीता चुपचाप चले गए। रीता निराश थी। उसका दिल पछतावे से भरा था, जबकि रमेश सिर्फ शर्मिंदगी के बोझ तले दबा हुआ था। उन्हें नहीं पता था कि दुकान की छोटी सी खिड़की से कमला उन्हें दूर जाते हुए देख रही थी। उसकी आंखें शांत थीं, लेकिन उनमें थोड़ी उदासी भी थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन दिल ही दिल में वह उम्मीद कर रही थी कि वे जीवन के मूल्य को समझेंगे और बेहतर इंसान बनेंगे। वहां से जाने के बाद भी रमेश और रीता के मन में उथल पुथल मची रही। वापस जाते समय रीता लगातार अपने पति से ऐसे सवाल पूछ रही थी जो उसके लालच को दर्शाते थे। माँ सच कह रही थी या झूठ? उन्होंने हमारे लिए एक पैसा भी क्यों नहीं छोड़ा? हम भी तो उनके बच्चे हैं। रमेश पूरे रास्ते चुप रहा। उसने सिर झुकाए रखा। अपनी पत्नी को देखने की हिम्मत नहीं हुई। उसका दिल पछतावे और शर्म से भारी था। इतने सालों तक वह हमेशा अपनी माँ के बारे में सोचता रहा, लेकिन कभी उसे खोजने की हिम्मत नहीं की, न ही कभी उसका सामना करने का साहस जुटा पाया। अब उसकी माँ ने अपनी जिंदगी खुद बना ली थी और उसके पास उसे दोष देने या कुछ मांगने का कोई अधिकार नहीं था। इस बीच कमला शहर में अपनी सामान्य जिंदगी जीती रही। अपने बेटे और बहू से मिलने के बाद उसने उस घटना का फिर कभी जिक्र नहीं किया। उसने अपने काम और उन चैरिटी गतिविधियों पर ध्यान केंद्रित किया जिन्हें बनाने में उसने अपनी पूरी जान लगा दी थी। भले ही उसके दिल में थोड़ी कड़वाहट थी, लेकिन उसने खुद से कहा कि जो बीत गया सो बीत गया। आज उसने जो कुछ भी हासिल किया है वह अपनी मेहनत से किया है और उसे पुराने घावों को देखने की जरूरत नहीं है। समय बीतता गया और रामपुर गांव में जिंदगी सामान्य रूप से चलती रही, लेकिन कमला की कहानी गांव में चर्चा का एक गर्म विषय बन गई। लोग यह जानकर हैरान थे कि जिस गरीब बूढ़ी औरत को सालों पहले घर से निकाल दिया गया था, वह अब एक सफल और दयालु महिला बन गई है। रीता और रमेश के बारे में भी कानाफूसी कम नहीं थी। पड़ोसी जो पहले से ही जानते थे कि कमला को घर से निकाला गया था, अब रीता को एक अलग नज़र से देखने लगे थे। जब भी वह बाजार जाती या गांव में किसी से मिलती, रीता को हमेशा अपमानित महसूस होता। हालांकि कोई सीधे तौर पर कुछ नहीं कहता था, लेकिन उनकी आंखें उसे याद दिलाती थीं कि उसने अपने हाथों से एक पवित्र पारिवारिक रिश्ते को नष्ट कर दिया है। घर में रमेश और रीता की जिंदगी घुटन भरी हो गई थी। रीता अपनी निराशा और ज्यादा जाहिर करने लगी, जबकि रमेश अपराध बोध में डूबता चला गया। दोनों अक्सर झगड़ते थे, जिसका कारण पैसे और कमला की कहानी के अलावा कुछ नहीं होता था। रीता लगातार अपने पति को दोष देती थी कि जब वे शहर गए तो उसने अपनी माँ का दिल जीतना नहीं सीखा। अगर उस दिन तुम थोड़े मजबूत होते, माँ से कुछ अच्छे शब्द कहते, तो शायद वह खाली हाथ नहीं जाती। जब भी रीता यह कहती, रमेश चुप रहता, क्योंकि वह जानता था कि गलती सिर्फ उसकी नहीं बल्कि उसकी अपनी कायरता की भी थी।
फिर एक ठंडी सर्दियों के दिन जब रमेश घर पर था, सरपंच गंभीर चेहरे के साथ उसे खोजने आए। उन्होंने रमेश को एक अखबार दिया और कहा, इसे पढ़ो, ये तुम्हारी माँ के बारे में खबर है। रमेश ने जल्दी से अखबार पकड़ा। पहले पन्ने पर कमला की तस्वीर थी, जिसके साथ एक बड़ी हेडलाइन थी, दयालु महिला ने अपनी मृत्यु से पहले अपनी सारी संपत्ति दान कर दी। रमेश स्तब्ध रह गया। उसके हाथ कांपने लगे जब उसने तस्वीर के नीचे की पंक्तियां पढ़ीं। लेख में कमला के सफ़र के बारे में लिखा था, एक गरीब महिला जिसे परिवार ने छोड़ दिया था, से लेकर शहर में एक छोटा सा व्यवसाय खड़ा करने तक। लेख के अंत में लेखक ने उल्लेख किया कि एक ठंडी शाम को अपने रेस्टोरेंट में अपना आखिरी दिन काम खत्म करने के बाद उसकी मृत्यु हो गई थी। उसकी संपत्ति 2 करोड़ रुपए से अधिक पूरी तरह से गरीबों की मदद करने वाले एक चैरिटी फंड में स्थानांतरित कर दी गई थी। रमेश जमीन पर बैठ गया। उसकी आंखें आंसुओं से धुंधली हो गईं। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि उसने जो पढ़ा है वह सच है। जिस माँ के बारे में वह हमेशा सोचता था कि वह अभी भी उस भीड़ भाड़ वाले शहर में कहीं स्वस्थ जी रही है, वह अब उसे हमेशा के लिए छोड़कर चली गई थी। अखबार उसके हाथ से गिर गया। घर के अंदर से रीता की ठंडी और व्यावहारिक आवाज़ें आई, माँ मर गई तो उन्होंने अपनी संपत्ति किसके लिए छोड़ी? क्या उन्होंने हमारे बारे में कुछ कहा? ये शब्द रमेश के दिल में चाकू की तरह चुभ गए। वह उठा, एक शब्द भी कहे बिना बाहर चला गया। रीता उसे पीछे से बुलाती रही। रमेश सरपंच के घर गया और उस अस्पताल का पता मांगा जहां कमला को मरने से पहले ले जाया गया था। उसने उसी रात शहर जाने का फैसला किया। उसके दिल में एक ऐसा दर्द था जिसे शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता था। माँ की यादें उसके मन में उमड़ पड़ी, बचपन के उन दिनों से जब माँ उसे खेतों में अपनी पीठ पर ले जाती थी से लेकर उन रातों तक जब वह जागकर उसके लिए कपड़े सिलती थी, और उस आखिरी पल तक जब उसने सालों पहले उस छोटे से घर को छोड़ा था। रमेश पछतावे को रोक नहीं सका, लेकिन अब सब कुछ बहुत देर हो चुकी थी। जब रमेश शहर पहुंचा तो एक बूढ़े व्यक्ति ने उसे एक छोटे से चर्च में ले जाकर कमला की अस्थियां दिखाईं। वह आदमी वही बूढ़ा शकरकंदी वाला था जिसने शुरुआती दिनों में कमला की मदद की थी। उसने रमेश को कमला के शहर में बिताए सालों के बारे में बताया, उसकी मेहनत, असाधारण हिम्मत और अपार दयालुता के बारे में। उसने कहा, तुम्हारी माँ तुम्हें हमेशा याद करती थी, लेकिन उसने दूर रहने का फैसला किया क्योंकि वह वापस आकर बोझ नहीं बनना चाहती थी। मरने से पहले अपने आखिरी दिन उसने कहा था कि वह चाहती है कि तुम अच्छी तरह से जियो, एक ऐसा बेटा बनो जो अपनी अंतरात्मा के प्रति ईमानदार हो। ये शब्द सुनकर रमेश एक बच्चे की तरह फूट फूट कर रो पड़ा। वह अपनी माँ की छोटी सी तस्वीर के सामने घुटनों के बल बैठ गया। आंसू उसके गालों पर बह रहे थे। माँ, मैं गलत था, मुझे माफ़ कर दो माँ। लेकिन अब ये माफ़ी उस व्यक्ति तक नहीं पहुंच सकती थी जिसे वह सबसे ज़्यादा प्यार करता था। जब वह गांव लौटा तो रमेश अपनी माँ की अस्थियां लेकर आया और उन्हें पुराने घर में एक छोटी सी वेदी पर रख दिया। उसने रीता से कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप उस घर की सफाई करने लगा जहां उसकी माँ कभी रहती थी। अगले कुछ दिनों तक रमेश अक्सर वेदी के पास बैठकर धूप जलाता और अपनी माँ से फुसफुसाता। वह जानता था कि उसकी जिंदगी हमेशा इस पछतावे के साथ जुड़ी रहेगी, लेकिन उसने खुद से वादा किया कि वह बेहतर जीवन जिएगा ताकि अपनी माँ की उम्मीदों को निराश न करे। रीता के लिए कमला की संपत्ति को लेकर निराशा और पछतावा धीरे धीरे उसकी अपनी जिंदगी के प्रति असंतोष में बदल गया। वह यह स्वीकार नहीं कर सकती थी कि उसकी सास उसे कुछ भी दिए बिना चली गई, लेकिन गहराई में वह यह भी जानती थी कि वह ही थी जिसने उसे उस रास्ते पर धकेला था।
हालांकि लालच और स्वार्थ ने उसे सच्चाई का सामना करने नहीं दिया। रीता पीड़ा में जीती रही, लेकिन पछतावे के कारण नहीं, बल्कि उन चीज़ों के लिए जिन्हें वह सोचती थी कि उसने खो दिया है। जिंदगी हर इंसान को अलग अलग सबक सिखाती है, और कमला भले ही अब नहीं रही, फिर भी एक अनमोल विरासत छोड़ गई। यह पैसा नहीं था, बल्कि हिम्मत, दयालुता और विपरीत परिस्थितियों का सामना करने का एक उदाहरण था। जो लोग उसे जानते थे वे सभी उसके किए गए कामों की सराहना और सम्मान करते थे, और जिन्होंने उसे चोट पहुंचाई थी वे हमेशा अपने कर्मों के सबक के साथ जिएंगे। सर्दियों के ठंडे दिनों की हवा में कमला की परछाई जैसे अभी भी कहीं मौजूद थी, ये याद दिलाती हुई कि इस दुनिया में कर्म का फल हमेशा मिलता है। दोस्तों, आप सब कहां से हैं? आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि आप सभी हमेशा स्वस्थ, सुरक्षित और शांति से रहें। अगर आपके पास भी कोई दिलचस्प कहानी है तो उसे सबके साथ ज़रूर साझा करें। हम सब उसे सुनना पसंद करेंगे।